तो दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अमेज़न पे सेलर बनने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आज उसी वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए हम बात करेंगे कि भी अमेज़न पे सेलर बनने के लिए किस बजट की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब क्या बजट जो है वो हमें इनिशियली लेवल पे लेके चलना पड़ेगा, कितने पैसों की जो है वो हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे होने वाली है, कहाँ कहाँ पे हमारे किस किस हिसाब से जो है वो पैसे लगने वाले हैं जब हम बिज़नेस की शुरुआत करेंगे। तो इस वीडियो में जो है वो हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बजट की कि भी हमारे पैसे कहाँ पे कैसे जो है वो लगने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट्स की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। कौन कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना बजट जो है वो हमारा लगने वाला है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है ऑफिस या फिर वर्क स्पेस, जहाँ से बेसिकली हम अपना बिजनेस जो है वो ऑपरेट करने जा रहे हैं। अब कोई हमें जगह तो चाहिए ना एटलीस्ट, चाहे हम किसी दुकान से करें, चाहे ऑफिस से करें, चाहे घर से करें, हमें एक जगह चाहिए। तो अगर हम कोई ऑफिस से कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई ऑफिस या कोई शॉप जो है वो रेंट पे ले रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका कुछ रेंट होगा, वो हमें देना पड़ेगा, कुछ एडवांस जो है वो भी देना पड़ेगा। अगर हमारे खुद का मतलब कि हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारा खुद का कोई ऑफिस या दुकान है जहाँ से हम बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं, तो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि भी एटलीस्ट उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, कुछ रेंट जो है वो उसका होगा कि अगर हम वहाँ से वो बिज़नेस ना करें तो उसकी कुछ रेंट जो है वो आता हो, तो वो एटलीस्ट हमें जो है वो मान के चलना पड़ेगा। अगर हम घर से ऑपरेट कर रहे हैं, घर के एड्रेस पे हमने जीएसटी नंबर ले रखा है और घर से हम जो बिज़नेस चला रहे हैं, तो फिर वो जो है उसमें कैलकुलेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटी जो है वो उसको एक बार 10,000 रुपये मान के चलता हूँ। अगर हम मेट्रो सिटी में कोई नॉर्मल दुकान लेते हैं या ऑफिस लेते हैं कहीं भी आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई प्राइम लोकेशन की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई हमारी मेन रोड पे जो है वो दुकान होनी चाहिए। अगर दुकान है तो वो तो मेन रोड पे होगी, ज़्यादा फुटफॉल होगा, ज़्यादा कस्टमर्स होगा, तो उसका बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस है तो इसमें ऐसा है कि भाई अगर हमारी कहीं थोड़ी सी ऑफ लोकेशन पे भी है तो भी जो है वो उसमें चल जाता है। तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपये मान के चल रहा हूँ। आप इसको जो है वो अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से जो है वो तैयार करें कि भाई कितने बजट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आपकी सिटी के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से ये जो है कम ज़्यादा हो सकता है। तो हम यहाँ पे 10,000 रुपये मान के चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद में जो जीएसटी नंबर की बात आती है, तो देखिए जीएसटी नंबर का ऐसा है, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो वो रजिस्टर कर सकते हैं। हम अगर खुद रजिस्टर करना चाहें तो गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो जीएसटी की, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें नहीं पता होता, बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो वहाँ पे दे के रखे होते हैं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनल की हेल्प जो है वो सीख करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल से जो है वो काम करवाते हैं। तो अगर हम जीएसटी नंबर किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं, जैसे कि सीए से या फिर लॉयर से, तो वहाँ पे जो है वो उनकी फ़ीस इंक्लूडेड रहती है, जो लगभग 2,000 रुपये के लगभग होती है रजिस्ट्रेशन की। क्योंकि ऐसा होता है कि जिस सीए से हम जो वो जीएसटी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आगे भी हम जो उनको काम देने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो है वो रिटर्न जो है वो भी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो अमूमन ऐसा होता है कि उसी सीए से हम कंटिन्यू करते हैं आगे जब बिज़नेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार जीएसटी की फ़ीस जो है वो 2,000 रुपये मान के चल रहा हूँ कि भाई अगर हम 2,000 रुपये की अगर हम किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हैं, तो उनकी जो प्रोफेशनल फ़ीस रहती है वो हम यहाँ पे एक बार डाल के देख रहे हैं। इसको आप अपने हिसाब से जो वो चेंज कर सकते हैं, अगर आपके क्राइटेरिया में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कि आप जो है वो उसको कैसे करें, आप खुद कर रहे हैं या प्रोफेशनल से करवा रहे हैं। और प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो उनकी फ़ीस क्या है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में रिक्वायरमेंट आती है डेस्कटॉप या लैपटॉप की। तो डेस्कटॉप या लैपटॉप यहाँ पे हाई-फाई कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं जा रहे हैं, एकदम लो कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 25,000 तक हमें एक बढ़िया पीसी मतलब लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जो है वो मिल जाता है। अगर हम असेंबल भी करवाते हैं तो 25,000 तक एक बढ़िया पीसी जो है वो असेंबल हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट अपने सारे काम एज ए सेलर हम जो भी करते हैं अमेज़न पे वो सारे अपने हो जाएंगे। उसके बाद में रिक्वायरमेंट आती है पैकेजिंग मटेरियल की। तो पैकेजिंग मटेरियल हमें चाहिए इनिशियल लेवल पे, कुछ भी ऑर्डर अगर हमें रिसीव होते हैं तो उनको पैक करके शिप करना। तो पैकेजिंग मटेरियल में जैसे कि पॉली बैग हो गई या फिर कॉर्गेटेड बॉक्स हो गई, सेलो टेप वगैरह हो गई। तो पैकेजिंग मटेरियल हम कम से कम रखते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आने वाली है वो लगभग 3,000 रुपये के लगभग आने वाली है। ज़्यादा अगर हम परचेज़ करते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, कम ज़्यादा हो सकती है। अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, एक मोटा मोटी ये कैलकुलेशन जो है वो हम कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट नहीं होगी, लेकिन इससे हमें जो वो आइडिया आ जाएगा कि एटलीस्ट इतना बजट तो जो है वो हमें लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो पैकेजिंग मटेरियल के लिए 3,000 रुपये रख रहे हैं, 3,000 रुपये में इनिशियली लेवल पे शुरू करने के लिए। उसके बाद में ऑफिस स्टेशनरी, वेट मशीन हो गई, कुछ ये वो करके हमारे 2 से 3,000 रुपये जो वो एक्स्ट्रा उसमें लग सकते हैं। तो 2,000 रुपये मैं एक बार इसमें जो इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद में जो मेन चीज़ आती है ना वो आती है इन्वेंट्री की। हमारा जो बजट है ना उसका बड़ा हिस्सा जो है वो इन्वेंट्री में जाने वाला है। इन्वेंट्री का मतलब है कि हम जो प्रोडक्ट रख रहे हैं, जो स्टॉक रख रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो हमारा कितना पैसा लगने वाला है। अब ये क्लियरली डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है
और हम उसकी कितनी यूनिट रख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपये की वैल्यू के कोई प्रोडक्ट की आप 10 यूनिट भी रखोगे तो उसमें आपके 50,000 रुपये चले जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें 200 रुपये के कोई भी प्रोडक्ट की अगर आप 100 यूनिट भी रखोगे तो उसमें अपने 20,000 रुपये जो है वो चले जाएंगे। तो ये वेरी करता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की परचेज प्राइस क्या है, किस प्राइस में जो है वो हम प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी जो है वो हम उसके स्टोर कर रहे हैं। तो इसको मैं क्लियरली ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इसमें आप अपने हिसाब से जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ आने वाली है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ 200 रुपये में उसकी एवरेज परचेजिंग कॉस्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। 200 रुपये उसकी परचेजिंग कॉस्ट होगी और उसकी जो है वो मैं इनिशियली लेवल पे 100 क्वांटिटी लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 20,000 रुपये जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट चली गई या इन्वेंट्री में जो चला गया। लेकिन जब भी हम अमेज़ोन पे बिज़नेस करते हैं ना, या किसी ऑनलाइन और मार्केट प्लेस पे बिज़नेस करते हैं या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिज़नेस करते हैं, तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट्स लेते हैं या फिर जैसे मान लीजिए अमेज़ोन की जो पेमेंट्स है उसका ना पेमेंट सेटलमेंट का एक टाइम होता है कि भाई इतने टाइम में जो है वो आपको पेमेंट रिसीव होगी। जैसे मान लीजिए आज ऑर्डर आया है तो ऑर्डर आने के लगभग 7 दिन 10 दिन 12 दिन बाद में जो है वो उसकी पेमेंट रिसीव होती है। डिपेंड करता है कि हम अमेज़ोन पे जो है वो किस लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं, हमारा क्या जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से जो है वो ये डिसाइड होता है कि हमें पेमेंट जो है वो कितने दिनों में मिलेगी। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा पेमेंट का टाइम जो है वो 10 दिन का है कि आज हमने जो ऑर्डर भेजा उसके 10 दिन बाद में हमें जो है वो पेमेंट रिसीव हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 दिन का टाइम है तो 10 दिन के लिए जो अमाउंट है वो पाइपलाइन में रहता है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि वो एक अमाउंट बफर रहता है, मतलब कि 10 दिन तक ब्लॉक रहता है। तो वो जो ब्लॉक रहता है अमाउंट, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी एवरेज सेल कितनी आ रही है डेली की और हमारी पेमेंट जो है वो कितने दिनों में आ रही है। तो जैसे मान लीजिए एवरेज सेल मेरी आ रही है 5,000 रुपये डेली की, एवरेज सेल की बात नहीं, सॉरी, एवरेज कितने के प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए डेली 5,000 रुपये की वैल्यू के प्रोडक्ट जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी पेमेंट जो है वो 10 दिन बाद में आती है। तो अप्रोक्सीमेट 50,000 मतलब 50,000 रुपये जो है वो मेरे पाइपलाइन में वहाँ पे रहेंगे, ब्लॉक जो है वो रहेंगे, बफर रहेंगे। ये मैंने आपको आइडिया बताया है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई आपके लेवल में, आप जिस लेवल पे सेलर हैं उस लेवल पे जो है वो आपकी पेमेंट कितने दिनों में आ रही है और आपकी डेली की कितनी सेल हो रही है, मतलब कितने वैल्यूज़ के या फिर कितनी कॉस्ट के आप जो प्रोडक्ट है वो डेली लेवल पे शिप कर रहे हैं। तो उतने टाइम तक तो जो पैसा है वो हमारा रिजर्व रहता है, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेमेंट कितने दिनों में आती है, क्या पेमेंट का साइकिल रहता है, कैसे पेमेंट जो है वो रिसीव होती है, जल्दी पेमेंट हमें कैसे रिसीव हो सकती है, इन सारी टॉपिक्स के ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। जब हम पेमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे ना कि भाई पेमेंट हम जो कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पेमेंट्स है, तो पेमेंट्स के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इस पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से लेवल के सेलर्स को कितने दिनों में पेमेंट मिलती है, कौन से लेवल के सेलर्स को कितने दिनों में पेमेंट मिलती है। अभी हम मोटा मोटी आइडिया लेके चल रहे हैं कि भाई 7 से 10 दिनों में अगर पेमेंट मिलती है तो उतने दिन का जो है वो हमारा रिजर्व रहेगा, फंड जो है वो हमारा एक तरीके से ब्लॉक रहेगा या फिर एक तरीके से पाइपलाइन में रहेगा, जो जैसे जैसे ऑर्डर डिलीवर होते जाएंगे, जैसे जैसे जो उसकी पेमेंट आएगी वैसे वैसे जो वो आगे फिर चलता रहेगा। तो कुछ पैसा तो हमारा जो वो यहाँ पे रिजर्व रहने वाला है। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना वो आती है दोस्तों प्रिंटर। तो प्रिंटर की कॉस्ट भी जो है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। प्रिंटर की लगभग कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपीज़ आने वाली है अगर हम कोई लेज़र जेट प्रिंटर लेते हैं तो। डिपेंडिंग ऑन अपनी रिक्वायरमेंट्स प्रिंटर की कॉस्ट भी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 10,000 रुपये तक नॉर्मल लेज़र जेट प्रिंटर जो है वो हमें मिल जाता है। तो अगर हम पूरा कैलकुलेट करके देखें तो लगभग 72,000 हो रहे हैं, तो जिसको रफली जो है वो मैं 1 लाख रुपए मान के चलता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए तक तो एटलीस्ट हमारे लग सकते हैं अगर हम एज ए सेलर अमेज़ोन पे लॉन्च होते हैं तो। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि अगर हमारा ऑफिस ऑलरेडी है, वर्क स्पेस हमारे पास में ऑलरेडी है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं होगी। अगर हमारे पास में GST है तो उसकी कॉस्ट भी नहीं होगी। अगर हमारे पास में डेस्कटॉप लैपटॉप जो नॉर्मली मिल जाता है सबके पास में, अगर वो भी है तो भी हमारी ये कॉस्ट ऐड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में इन्वेंट्री और प्रिंटर की कॉस्ट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, इनके हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कॉस्ट जो है वो क्या आने वाली है जब हम बिज़नेस करने जाते हैं, और कितना बजट जो है वो हमें इनिशियल लेवल पे लेके जो है वो चलना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको मोटा मोटी क्लियरिटी आ गई होगी कि भाई कितना बजट जो है वो हमें चाहिए अगर हम सेलिंग करते हैं। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे करिए, चाहे अमेज़ोन पे करें चाहे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करें, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है। तो इनके हिसाब से हम अपना बजट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, अपना बजट जो है वो बना सकते हैं। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।